दोपहर के 1 बजे सूरज पूरी तमाशत से चमकता हुआ कराची को ना सिर्फ रोशन किए हुए था, बल्कि अपनी हिद्दत से हर चीज़ गर्म किए हुए था। मलिक हाउस में जहाँ चूड़ियाँ लॉन में लगे दरख्त के तनों पर दबकी बैठी अपनी आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थी, वहीं घर के मकीन अपने कमरों को ठंडा किए उसमें दबके हुए थे। वक्त पर लगाकर गुजर चुका था। मलिक हाउस की दीवारों का रंग और रोगन 3 साल पुराना हो चुका था, जो फाइका की निस्बत पर चमचम कर रहा था। सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मलिक हाउस के इस लॉन से मुलाका किचन की जालीदार खिड़की से छन छन कर वहां शेल्फ के करीब खड़ी दो शीशा की पुष्ट से टकरा रही थीं। गाजरे खिलते हुए रंग के जोड़े में धमकती रंगत लिए सबरीना हथेली की पुष्ट से बार बार माथे पर आए पसीने के कतरे पूंछते हुए खाने को बड़े से टिफिन में डाल रही थी। रंग रूप तो सोनिया और रूबी से भी बढ़कर निकला था, और अब 16 साल की हुई तो ब्लाक की कसम ढाने लगी। जहाँ चौबन में निखार आया, वहाँ जज्बात का समंदर भी रूप बदलने लगा। वो चंद साल पहले वाली सबरीना कहाँ रही थी, जो तुरान को राहिब की तरह फक्त अपना बड़ा भाई समझती थी। दस्तगीर बेगम समेत बहुत से घर वालों की बातें कानों में पड़ते पड़ते उसको इस एहसास से जकड़ लिया कि उसकी शादी तुरान से होगी, और जिससे शादी हो वो भाई तो नहीं होता। तुरान से अपनायत तो शुरू से ही थी, अब वो अपनायत पसंदीदगी और मोहब्बत जैसे जज्बे में ढल गई। ढलती भी क्यों ना, वो तुरान मलिक था। लंबा कद काट और जमाल में तो कोई पूरे खानदान में उसका सानी नहीं था। संजीदा मजाज, कमगो, मजबूत और ज़हीन, वो तो ना चाहते हुए भी किसी भी लड़की के दिल को असीर कर सकता था। तो वो तो फिर 16 साल जवानी की सीढ़ी पर पहला कदम धरती लड़की थी। चाचू का खाना तैयार है तो दे दो। दुरान ने किचन के दरवाजे पर हाथ धरे अकब से आवाज़ लगाई। वो चौंकी और मुस्कुराकर पलटी। सफ़ेद टी शर्ट, नीली जीन्स से मलबूस, वो शायद अभी अस्पताल से घर आया था। जी तैयार है, बस टिफ़िन में रख रही थी। तेज़ी से टिफ़िन के ऊपरी ढक्कन को घुमाया। शाबिर मलिक के हार्ट अटैक ने घर भर को एक दफ़ा तो हिला कर रख दिया था। अब भी वो अस्पताल में दाखिल थे, जहाँ उनकी मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी दौरान पर थी। 19 साल दौरान घर और अस्पताल में खन चक्कर बन गया था। निशावर से मोहब्बत इतनी थी कि इस सारे वक्त में उसके माथे पर एक शिकन नहीं आया था। अपनी पढ़ाई को पस से पूछ डाले, वो दिन रात जावर की खिदमत में गुजारता था। अब भी वो दोपहर का खाना लेने घर आया था। असवन की गर्म नवाजी थी कि कार आजकल उससे दे रखी थी, वरना तो इस सप्ती गर्मी में अस्पताल से घर के चक्कर बहुत कठिन हो जाते। सबरीना टिफिन मुकम्मल बंद करने के बाद पुश पर हाथ बांधे पीछे हुई, तो वो कार की चाबी को बाएं हाथ में मुंतकिल करता हुआ आगे बढ़ा। चेहरे पर थकावट थी, बाल बिखरे से और कपड़ों का हाल भी मिल जगा सा था। मुझे भी अस्पताल जाना है। दौरान ने टिफिन को किचन की शेल्फ पर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, जब सबरीना ने आहिस्तगी से अस्पताल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। दौरान ने झुकी निगाहें ऊपर उठाई, चलो। संजीदगी से कहा और फौरन पलटा। सबरीना जल्दी से कमर के गिर्द बांधे दुपट्टे को खोल दी, उसके पीछे चल पड़ी। जानती थी वो उसका इंतजार नहीं करेगा। अगर वो ताखीर करेगी तो वो चला जाएगा। इसलिए जिस हुलिये में भी थी, फौरन दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त करती चल पड़ी। गाड़ी गेट से बाहर गली में ही खड़ी थी। वो टिफिन पिछली नशिस्त पर रख रहा था, जब सबरीना तेजी से फ्रंट डोर खोलकर ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बरजुमान हुई। वो अब ड्राइविंग सीट संभाल रहा था। तुरान अब पर अचुट्टी सी निगाह डाले वो धीमे से मुस्कुराई। तुरान के चेहरे पर बढ़ती सख्ती से बेनियाज वो बार बार उसे छोड़ने निगाहों से दिख रही थी। उसके साथ यूं गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना उसके दिल को गुदगुदा रहा था। तो तुरान की कैफियत कैसी होगी, आखिर को वो भी तो जानता है कि मुस्तकबिल में हम किस रिश्ते में बनने वाले हैं। शर्मा कर निगाहें झुका लीं, दिल बार बार बात करने पर उकसाने लगा। वो खामोशी और संजीदगी का पैकर बना नमाक से ड्राइविंग कर रहा था। सूरज की गर्मी के बायस माथे पर बार बार पल डाले। शीशे से बाहर सड़क पर थोड़ी ट्रैफिक को घूरता वो उसकी बढ़ती धड़कनों से बेनियाज था। दुरान, वो गोद में धरे अपने हाथों पर निगाहें जमाए झिझकती ऐसी आवाज़ में सबरीना ने बात शुरू की, जब दुरान के सपाट लहजे पर झूंकी। दौरान भाई। इंतहा का सख्त लहजा था। वो जबड़े भींचे चेहरे पर गिरफ्त को बढ़ाते हुए बोला था। सबरीना के बदलते तेवर उससे मुखफ़ी नहीं थे। बर्दाश्त तो बचपन से करना सीख चुका था, और अब सबरीना को भी 3 साल से बर्दाश्त ही कर रहा था। दौरान भाई बोलती थी तू मुझे, ये दौरान में कब से हो गया? निशानी की तेवरी और चेहरे की सख्ती सबरीना का दिल बैठ गया। चेहरे पर एकदम से साया लहरा गया। निगाहें अब उसके बाजू पर मौजूद बालों पर टिकी। जब से दादी ने रिश्ता तय किया हमारा, खोटी सी आवाज़ से जवाब दिया। तुरान ने गुस्से से लाल होता चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। सिब्बी, रिश्ता हमारा वही है जो हम दोनों ने बनाया था। मैं तुम्हें आज भी अपनी छोटी बहनों की तरह समझता हूँ। समझते हो, हूं तो नहीं।
बरजस्सा जवाब था। वो आज डोरान से दो टोक बात के बाद उसके दिल का हाल जान लेना चाहती थी। इतने सालों से उसको देखकर दिल बहलाने वाला खेल अकेले ही खेल रही थी। आज उसके हालात भी तो पता चले। सिब्बी प्लीज, तुम एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा मत करना। डोरान ने नागवारी से एक हाथ खड़ा किए कहा। स्टीयरिंग अब एक हाथ के काबू में था। लहजा पिला की बसारियत और दुरुस्ती का कमासी था। डोरान, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ और करती रहूंगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी कल की मोहब्बत में और आज की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। वो मोहब्बत बहुत एहतराम और सच्चाई रखती थी। अब तुम्हारे जहन में ये मोहब्बत जबरदस्ती की डाली गई है। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ अब स्टीयरिंग को मोड़ रहा था। गाड़ी के टायर मोड़ काटते हुए पूरी तरह चिड़चिड़ा उठे। सबरीना को उससे इतने गुस्से में आ जाने की तवक्का हरगिज नहीं थी। चाहे जैसे भी डाली गई हो, मगर अब हो गई है, बोलो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती? गर्दन को गद्दी से थोड़ा पीछे किए सवाल पर सवाल किया। भला का इत्मीनान था उसको अपनी खूबसूरती पर। दिल की धड़कन दौरान का जवाब सुनने को थम गई थी। नहीं। कठोरपन की इंतहा को छूता ले जाता। एक सेकंड की तवक्कुफ भी नहीं थी उसके जवाब में कि वो ये सोचती कि उससे कुछ सोचकर जवाब दिया है। मुझे वो सबरीना अच्छी लगती थी जो मुझे भाई कहती थी, ना कि ये सबरीना जो अब मेरे लिए और ही हालात बुनने लगती है। दुरान उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किए हुए था। जब इतनी सख्ती से बेवस थे कि उसकी कनपट्टी की उभरती रही सबरीना की आंखों से ओझल नहीं थी। कल अगर हमारी शादी हो जाती है तो? हमारी शादी नहीं होगी, न कल न परसों, कभी भी नहीं। गाड़ी एक झटके से अस्पताल की पार्किंग में रुकी। सबरीना जो सीट पर थोड़ा सा आगे खिसक कर बैठी थी, झटका खाकर सीट की पूंछ से टकराई। वो अब गाड़ी की चाबी निकाल रहा था। वो बात अपनी तरफ से ख़त्म कर चुका था। अपनी तरफ के दरवाजे के हत्थे पर हाथ रख के एक सेकंड को रुका। उतरो, और आज के बाद इस टॉपिक पर हमारी कोई बात नहीं होगी। वो बाहर निकल चुका था। सबरीना ने उतरे चेहरे और बैठे दिल से एक निगाह उस पर डाली। फिर नसें झुकाकर दरवाजे के हत्थे पर हाथ रख दिया। टिफिन को पिछली नशिस्त से निकालकर वो कदम आगे बढ़ा चुका था। एक और रिश्ता उससे छीन लिया गया था। वो अच्छे से जानता था सबरीना के जहन में उससे मोहब्बत और शादी का सारा खुन्नास भरने वालियाँ कोई और नहीं, सोनिया और रूबी नहीं। उसके चुप रहने को सब लोग उसकी हाँ क्यों समझने लगे। टिफिन के हैंडल पर हाथ की रखी उभरने लगी। वो अब सबरीना के साथ लिफ्ट में खड़ा था। जानता था वो आंसू पी रही है, लेकिन पहली दफ़ा वो उसके आंसू साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। आंखों पर नर्म बालों वाला सुनहरी ब्रश बड़ी महारत से हल्के हल्के स्ट्रोक लगा रहा था। जो ही आंखें मूंदे चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाए हुए थी और उस पर झुकी लड़की बड़ी महारत से उसके श्रृंगार में मसरूफ थी। हल्के नारंगी और पीच रंग के इम्तजाज की मैक्सी का गला और बाजू नेट के थे, जिस पर अनगिनत चमकते हल्की शरबती रंग के नगीने जुड़े थे। वो अपनी चमक से आंखों को हीरा कर देने की हद तक दिलकश लग रहे थे। कंधों तक आते घुंघराले बाल सीधे होने पर कमर को छूने लगे थे। बालों का सीधा होने पर उनकी चमक में भी इजाफा हो गया था। लंबी घनी पलकों को मस्कारे ने और उठान दे दी थी। गंदमी रंगत पीच और नारंगी रंग के मिलाप वाली उस मैक्सी में खिल रही थी और मैक्सी की रंगत ही कालों पर झलक रही थी। होटल के सीधा सेब कमरे में वो सिंगार मेज के सामने उस खोई हुई शहजादी की तरह परचुमान थी, जिसे जंगलों से तलाश करने के बाद अब लाकर उसका हार श्रृंगार किया जा रहा हो। भाई, हम सदा पलकें उठाए उससे आईने में अपने अक्स को देखा। किसी ने सच कहा था, कोई बदसूरत और कम शक्ल नहीं होता, बस गरीब होता है। चीनी लड़की उस पर झुकी मुख्तलिफ संघार पुरुष को कब से उसके चेहरे के मुख्तलिफ अदो हाल पर धीरे धीरे चला रही थी। वो मुड़ी और फिर पलट कर अपने बैग से कुछ निकालने के बाद अब उसके होंठों पर बारीक ब्रश से हल्के पीच और नारंगी रंग के मिलाप की लिपस्टिक स्ट्रोक लगा रही थी। चेहरे पर मैक्सी के गले पर लगी नगीनों का अक्स और लबों पर लगी चमकती मुलायम लिपस्टिक उसके संगार को दुबाला कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर जोई के साथ उस लड़की की निगाह भी कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। आ सकते हैं? लड़की ने मुझे आवाज़ से बाहर मौजूद नफ्स को अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और अनिल दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखकर आधा अंदर दाखिल हुआ। गहरे ग्रे रंग के कोट पैंट में वो मामूल के मुताबिक चकाचौंध था। मैम रेडी नहीं हुई क्या? मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। सवाल करते हुए अनिल ने सरसरी निगाह जोई पर डाली और दरवाजे के हत्थे पर हाथ की गिरफ्त पे हाथ से ढीली पड़ गई। बस चंद मिनट और दरकार है सर, ज्वेलरी पहनानी है मैम को। लड़की ने शायद से सिंगार मेज पर पड़े नफीस से नेकलेस की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अनिल उसकी तरफ मतवजा कहाँ था? वो तो शशर सामने बैठी जोई को देख रहा था। सर बस चंद मिनट, मुझे फाइनल टच देना है मैम को।
लड़की ने अनिल के खड़े रहने पर थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर से गुजारिश की। वो सटपटाकर निगाहों का साविया बदले अब लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ। सर बस चंद मिनट। ठीक है, कोई मसला नहीं। अनिल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर टाई की नोट को बिलावजह दुरुस्त किया और एहतियात से कमरे का दरवाज़ा बंद करता उल्टे कदमों से पीछे हुआ। वापस मुड़ा और बिल्कुल सामने वाले दरवाजे को खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। निगाह सामने दुरान पर पड़ी। स्याह शर्ट और स्याह ही पेंट कोट में मलबूस। कोट का सामने का एक बटन लगाए वो सर झुकाए अब कफलिंग लगा रहा था। बालों को अपनी तरफ से तो बड़े सलीके से एक तरफ कंघी किया था, लेकिन वो फिर भी हल्के हल्के बिखर कर पेशानी पर आने की गुस्ताखी किए हुए थे। हाँ बोलो, जोई रेडी है? कफलिंग लगाते हुए सर झुकाए मगन से अंदाज में अनिल से पूछा। तुमसे पूछ रहा हूँ, रेडी है क्या वो? अनिल के जवाब न देने पर दुरान ने नाज से फिर से सवाल किया, बल्कि चेहरा ऊपर उठाए उसकी तरफ सवालिया देखा। शी इज़ यूनिक ब्यूटी। हैरत सदा लहजा था। दुरान बेहासा पूरा मुंह खोल कर हंस दिया। अच्छा, तो फिर तू असल वाला प्रपोज कर देना उसको। मैंने तो फेक प्रपोज किया है। हंसी को मुस्कुराहट में बदलते हुए शरारत से कहा। शट अप यार, मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूँ। वो 3 दिन से ऐसे सादे से हुलिये में थी, आज बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मतलब बहुत डिफरेंट। अनिल ने हजालत से सर हवा में मारते हुए अपनी बेहासा कर देने वाली तारीफ की वजाहत दी। पर मैं संजीदा हूँ, वो वाकई अच्छी लड़की है। नो डाउट खूबसूरत है। तुम्हें सोचना चाहिए। दुरान ने सोफे पर बैठते हुए जूते अपने करीब किए। लहजा वाकई हद दर्जा संजीदा था और कुछ देर पहले वाली शरीर मुस्कुराहट अब गायब थी। ऐसी नज़र से अच्छी लगने की बात नहीं की मैंने। और जिस दिन तुम सोचने लगोगे अपनी शादी के बारे में, मैं भी सोच लूंगा। दुरान ने हंसते हुए निगाह ऊपर उठाई। स्याह बंद जूते अब पाँव में थे। मेरे पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे अभी बहुत से सवालों के जवाब तलाश करने हैं। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतवासन लहजे में जवाब दिया। मध्यम से मुस्कुराहट सजाए खड़ा हुआ। कोट के शिकन दुरुस्त किए। चंद कदम आगे बढ़ा। झुकने से बाल मजीद बिखर गए थे। जिस दिन तू शादी करेगा, उससे अगले दिन ही मैं भी ऐलान कर दूंगा। अनिल ने वसक से अपना इरादा बताया। तुरान का हफीफ कहकर फिर से बुलंद हुआ। वो अब कलाई पर खड़ी बांध रहा था। एक वही तो था जिसकी बातों पर वो हंसने पर मजबूर हो जाता था। तो मैं तो करने जा रहा हूं ना। हंसी दबाते हुए एक शरीर निगाह अनिल पर डाली। ये फेक शादी। जिस दिन असल वाली करोगे ना, मैं भी कर लूंगा। अनिल ने तुर्की व तुर्की जवाब दिया। मतलब तू नहीं सुधरेगा, मेरे सर पे ऐसे ही मुसल्लत रहेगा। पेंट के दोनों अतराफ की जेबों में हाथ डाले कहा। अनिल ने लब भींचे और सरसवात में हिलाया और दुरान के बढ़ते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अनिल के दरवाज़ा खोलते ही वो जो मुँह सा आगे बढ़ रहा था ठटक कर रुका। वो सामने खड़ी थी, किसी बुत तराश का हसीन शाहकार बनी मुजस्सिम, हसीन पैकर या फिर दिलकशी का मुनफरिद सा समा भी कह सकते हैं। अनिल की बात ज़हन में गूंजी और तस्दीक की मोहर फौरन लगाई। वाकई वो बहुत मुनफरिद और दिलकश लग रही थी। अनिल ने शरारत से मुस्कुराहट दबाकर दुरान की तरफ देखा। दुरान ने एक सेकंड के बारहवें हिस्से में अपनी उस मर्दाना कैफियत से खुलासी पाते हुए जोई की तरफ उठी निगाहों को मुतवासिन किया। मिस जोई, इस होनक बने चेहरे के साथ काम नहीं चलेगा। मुस्कुराएं प्लीज। दुरान का सपाट लहजा कुछ देर पहले उसके संगार पर उमड़ आने वाली हैरत से बिल्कुल बरक्स था। जोई ने गड़बड़ाकर पलकें झपकाई, चेहरा ऊपर उठाया। सामने खड़े शख्स के सामने आते ही उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती थी। वो ऐसी तो नहीं थी जैसी उसके सामने बन जाती थी। दिन रात मेहनत करके पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली मजबूत आसाब की लड़की इस चट्टान जैसे शख्स के सामने छुई मुई हो जाती थी। लबों के करीब चेहरे के फटे जबरदस्ती खींचकर वो उसके हुक्म पर आहिस्ते से मुस्कुराई। हल्के पीच रंग से मेज़ीन होंठ मुस्कुराए तो वो जो तेवरी चढ़ाए बड़े रोब से उसे हुक्म सादिर किए खड़ा था। एकदम से माथे की शिकन ढीले पड़ गए। आंखों की चमक से मेल खाती कितनी मुलायम और मीठी मुस्कान थी जिससे उसके चेहरे के नक्श नक्श को उभार दिया। कुछ लोगों की मुस्कुराहट कितनी दिलकश होती है कि उनकी मुस्कुराहट उनकी तरह सिर्फ लबों का घेराव नहीं करती, बल्कि चेहरे के हर हदो हाल से झलकती थी। वो जब मुस्कुराता तो सिर्फ लब मुस्कुराते थे, आंखें उनका साथ कभी नहीं देती थीं। लेकिन सामने खड़ी लड़की की मुस्कुराहट कितनी जानदार थी। वो मुस्कुराई तो यूं लगा उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी, उसके वजूद का पोर पोर मुस्कुरा उठा। अब ठीक है, वो आहिस्तगी से कहते हुए तस्दीक जा रही थी। दुरान ने खजल होकर निगाहों का साफिया बदला। हम्म। बेरूही से हंकारा भरकर फिर तेजी से अनिल की तरफ पलटा। चलो फिर तुम आगे। सर को हल्का सा हम दिया। अनिल तेजी से सर हिलाता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उन लोगों को नीचे जाना था जहाँ होटल के हॉल में
अनगिनत सहाफ़ी उनका इंतज़ार कर रहे थे। लिफ्ट से उतरकर हॉल के बड़े से स्याह रंग दरवाजे के सामने वो चंद के लिए खड़े हुए थे। तुरान अली को कुछ हिदायत देकर पलटा और यकदम से जोई और अपने बीच का फासला ख़त्म करते हुए पास आकर उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाइल कर दिया। वो जो यूं सबके सामने जाने पर इत्मीनान खो रही थी, तुरान की इस इशारत पर सब भूल कर सिमट गई। कमर उसकी मजबूत हसार में थी। उसके वजूद से उठती मसूकिन खुशबू रीढ़ की हड्डी में मीठी सी सनसनाहट का बायस बन रही थी। बेख्तियार दुरान की गुर्बत से भारी होती निगाहें उसके चेहरे की तरफ उठी। उसे आसूर में मलबूस दिलकश नकूश और गहरी डूब जाने वाली आंखों वाला उसको पागल किए खुद बेनियाजी से सामने देख रहा था। अनिल ने हाथ बढ़ाकर हॉल का दरवाज़ा खोला। हॉल का दरवाज़ा खुलते ही वो सीधे सुर्ख कालीन वाले स्टेज पर थे। ये एक ऑडिटोरियम जैसा हॉल था जहाँ स्टेज के सामने लगी नशिस्तों पर अनगिनत सहाफ़ी बैठे थे, जो अब हड़बड़ाकर नशिस्तों से उठकर अपने कैमरे ऑन कर रहे थे और माइक संभाल रहे थे। दौरान यूं ही मतवासन कदम उठाता उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल के स्टेज पर आगे बढ़ रहा था। आधे घंटे पहले उससे यूं मीडिया बयान का कहा था, फिर भी अनगिनत सहाफ़ी इकट्ठे हो गए थे। ये कॉन्फ्रेंस उससे मुकम्मल सिक्योरिटी के अंदर मुनक्किद करवाई थी। छपाक छपाक की आवाज़ से कैमरों की फ्लैशलाइट्स उनकी हर जंबिश को कैद कर रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता दौरान के हम कदम रेशमी लचकदार पाँव तक आते गौन नुमा फ्रॉक को संभालती वो उसके हमरा स्टेज पर लगी नशिस्तों के करीब आ गई थी। मुबारकबाद की आवाज़ से बेहंगम सा शोर जो इस सताइशी निगाहों से सामने दिख रही थी। वो क्या था? उसे कल रात पता चला था, जब दुरान ने उसे सब समझाया था कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का मायानाज सुपरस्टार था। दुरान अब हाथ के इशारे से जोई को स्टेज पर लगी नशिस्त पर बैठने के लिए कह रहा था। वो तो बराबर में लगी नशिस्त पर बैठ चुका था। तीसरी नशिस्त पर दुरान के साथ अनिल बैठ गया था। नशिस्तों के सामने लगे मेज़ पर अनगिनत माइक लगे हुए थे। वो अब कितने ही कैमरों की जद में थे। जोई मदन से मुस्कुराहट को दुरान की ताकीद पर बामुश्किल चेहरे पर बरकरार रखे हुए थी, जबकि दिल होले होले लरस रहा था। दुरांग अब सामने मौजूद सहाफ़ियों में से किसी एक को सवाल करने का इशारा कर रहा था। वो सब अपने अपने सवाल के लिए हाथ एक उठाए हुए थे। दुरांग सर, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया आपने। मतलब अचानक से मद्दाहों को हैरान कर दिया। फैन हैरत ज़दा है इस सब को लेकर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सहाफ़ी पतीत से निकाले अंग्रेजी जबान में सवाल कर रहा था। दुरान ने संजीदगी से बनवे उठाई, हाथ उठाए आजिज़ से पेशानी से लाई। ये बॉम्ब ब्लास्ट मैं यूं पब्लिकली बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इस चक्काचौंध से अलग रखने का कायल हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे जॉय को यूं प्रपोज करना पड़ा और वीडियो पब्लिक करनी पड़ी। ठहरे से लहजे में चेहरे पर बुला के संजीदगी से जाए जवाब दिया। फिर अगले सहाफ़ी की तरफ इशारा किया। सहाफ़ी ने फ़ौरन हाथ नीचे किया और पुरजोश अंदाज से माइक पर बोला, सर, मदाह और पूरी इंडस्ट्री ये जानने के लिए बेचैन है कि जॉय मैम से आप कब, कहाँ और कैसे मिले थे। प्यार कब हुआ आपको? आपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 7 साल पहले। क्या वो सच है? दुरान जो उसके बोलने पर धीरे धीरे सह ला रहा था, सवाल खत्म होने पर एक सेकंड का तवक्कुफ लिया। जैसे कि मैं पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूँ कि मैं अपने ज़ाती मामलात को इस सब से अलग रखने का कायल हूँ। तो जॉय से मैं कब, कहाँ और कैसे मिला था, ये सब मेरी ज़िंदगी की बहुत कीमती लम्हात हैं, जिनको मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। अनूस रो पर संजीदगी से टोक टोक जवाब दिया और देवरी चढ़ाई कोट के बटन को खोला, टांग पर टांग चढ़ाई और अगले सहाफ़ी की तरफ इशारा किया। दुरांग सर, जॉय पाकिस्तानी है, तो यहाँ कैसे मिली आपको? क्या ये अचानक मुलाकात थी या फिर आपने मिलकर किया सब? बिल्कुल अचानक थी। दरअसल जॉय यहाँ अपनी शादी के बाद आई थी, लेकिन किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। इनकी अपने शौहर से ना बनने पर डाइवोर्स हो चुकी थी और अब पाकिस्तान वापसी थी। बस अचानक मैं मिला और फिर रोक लिया। भरपूर इत्मीनान से वो झूठी कहानी सुना रहा था। मुस्कुराकर जोई की तरफ देखकर जो इस बात में साहिल आकर शर्मा गई। वो हैरान थी। सहाफ़ी तकरीबन इसी तर्ज के सवाल कर रहे थे, जिनकी लिस्ट वो कल रात उसे दे रहा था। सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि जॉय मैम को पब्लिकली प्रपोज करना आपकी मजबूरी बन गया था। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी? तुरान जो लबों पर 3 उंगलियां धरकर आंखें चुनती किए बैठा था, आहिस्ते से उंगलियां लबों से उठाई। मैंने 7 साल बाद इसके यूं अचानक मिलने पर यह रियलाइज़ किया कि अब चुप रहकर इसे नहीं खोना। वो अपने शौहर से अलहदगी अख्तियार कर चुकी थी और मेरे पास इसे प्रपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। लेकिन मैं इसे यूं प्रपोज नहीं करता अगर मेरे चंद शरारती कोलीग उसकी और मेरी वीडियो खुफिया बनाकर लीक ना करते। उस वीडियो को देखकर मैंने सोचा अब लोगों के सामने सच्चाई रख देनी चाहिए कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है।
तुरान ने मुस्कुराकर कहा और साथ बैठी जोई के हाथ को पकड़ते हुए उसकी और अपनी उंगलियों को आपस से फंसाया। अब वो जोई की आंखों में देखकर बोल रहा था। दुरांग अगर किसी लड़की को गले लगा रहा है तो सिर्फ उसे जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने जा रहा है। कमाल की अदाकारी थी। लम्हा भर को तो जोई का दिल धड़कना भूल गया। वो मोहब्बत से उसकी आंखों में ना सिर्फ झांक रहा था बल्कि उसके हाथ पर भी गिरफ्त को मजबूत कर रहा था। तो शादी कब कर रहे हैं सर? तुरान ने गहरी सांस ली, लब भींचे, चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा। बहुत जल्द। बड़े वो शौक से जवाब दिया। कुछ था जो दुरान के हाथ से होता हुआ उसके दिल में सरायत कर रहा था। सर, मेरा सवाल मैम से है। जोई मैम, आपको इतने सालों बाद यूं दुरान सर का मिल जाना कैसा लगा? कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? सहाफ़ी के सवाल पर वो हल्का सा लरज़ी, मगर दुरान के हाथ पर पड़ते दबाव ने इत्मीनान दिया। गले से नीचे सीने में जैसे एक फांस सी अटकी। फिर वो मुस्कुराई और आहिस्तगी से लब खोले। बेयकीनी, मैं अभी तक इसी कैफियत में हूँ। बेयकीनी है कि हम इतने सालों बाद यूं मिले। सुरीली सी आवाज़ से जैसे जल तरंग बजाए थे। तुरान ने हाथ को दबाकर एहसास दिलाया कि ठीक बोल गई हो। जोई मैम, आपके साबका शोहर। सहाफ़ी ने हाथ खड़ा किए सवाल की शुरुआत की। प्लीज, नो मोर पर्सनल क्वेश्चन। तुरान के सपाट लहजे ने उसकी बात काटी। टांग से टांग उतारी और सामने मेज पर लगे माइक में से एक माइक को उठाकर हाथ में लिया। मुझे चाइना हकाम से अपने और जोई के लिए सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इसका साबका शोहर खुफिया तौर पर हमें मुसलसल थ्रेट कर रहा है। तुरान ने बड़ी संजीदगी से पेशानी पर बल डाले अगली कहानी घड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चाइना में रखने का असल मकसद भी यही था। जोई उससे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर चुकी है, और ऐसा वो मुझसे मिलने से कबल कर चुकी थी। लेकिन फिर भी उसका शोहर उसे धमका रहा है। मेरी अपील है कि हमें चाइना में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए और बाहिफाजत अमेरिका पहुंचाया जाए। तुरान ने अपनी बात मुकम्मल की और माइक को मेज पर रखे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सहाफ़ी एक साथ बोल उठे थे। तुरान ने हाथ हवा में उठाया। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। जोई का हाथ थामकर उसे निश्चित से उठाया और सहाफ़ियों को बोलता हुआ छोड़कर स्टेज के दरवाजे से होता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उससे जोई के हाथ को ऐसे छोड़ा जैसे वो फिल्म की सीन फिल्माने के बाद अदाकारा को छोड़ता था। वो अब पेंट की जेबों में हाथ डाले अनिल से अगले लाए अमल के बारे में संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था, जबकि जोई यूं ही दम साधे उसे देख रही थी। वो सिर्फ अदाकारी कर रहा है जोई, खुद को संभाल। वो कहाँ और तू कहाँ? दिल बैठ रहा था। जोई ने गहरी सांस ली। अनिल ने अब उसे चलने का इशारा किया, जबकि वो मोहतरिम जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए थे अब बेनियाजी से सिगरेट की कश लगा रहे थे। जोई ने अनिल के पीछे कदम बढ़ा दिए, जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। उन्हें उसी वक्त होटल को छोड़ना था, जिसकी मुकम्मल तैयारी वो पहले ही कर चुके थे। बस जोई को लिबास तब्दील करना था। तेज बारिश और बादलों की गरज चमक के साथ कराची पल भर में जलथल हो गया था। मगरिब के बाद के फैलते अंधेरे में रक्षा सुसरोई से मेन सड़क से होता हुआ तंग गलियों में जा रहा था। रक्षे की हेडलाइट से सामने सड़क पर खड़े पानी पर रोशनी पड़ रही थी। रक्षे के दोनों तरफ की बंद खिड़कियों के बावजूद तेज बारिश के थेपड़े दोनों अतराफ से रक्षे में बारिश दाखिल करने का मोर्चा बन रहे थे। जो इस सिमट कर रक्षे की सीट के दरमियान में बैठी थी, वो अपनी आखिरी ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर वापस आ रही थी। रक्षा हमेशा की तरह उसकी तंग गली के सामने आकर रुका था। यहाँ से उसे पैदल अपने घर तक जाना था। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वो मुकम्मल भीग चुकी थी। बार बार चेहरे पर से पानी साफ करती बामुश्किल सामने के मंजर को देख पा रही थी। तंग सी गली मुकम्मल तौर पर पानी से भर रही थी। बामुश्किल वो घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा बजाने को हाथ उठाया। बिजली चमकी तो रोशनी खुले दरवाजे से सेन तक को रोशन कर गई। दिल अजीब तर्ज पे धड़का। भला सेन का दरवाज़ा क्यों खुला है आज? तेज तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुई। खूब अंधेरे में डूबा घर और टूटी फूटी ईंटों वाले फर्श के सेन से आगे मौजूद कमरे में जलती मोमबत्ती की मिलचगी सी रोशनी जाहिर हुई। जैसे जैसे सेन से आगे बने छोटे से बरामदे तक पहुंची, कमरे से उभरती रोने की आवाज़ों ने रोंगटे खड़े कर दिए। ओह खुदारा रहम! ना जाने क्यों ज़हन में पहला ख्याल जॉन का आया था। ख्याल आते ही वो तकरीबन भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। जॉन की तबीयत कुछ दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रहने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही जैसे दिल दहल गया। सामने का मंजर था ही कुछ ऐसा। जॉन चारपाई पर बेहाल लेटा छत की तरफ साकिन निगाहें उठाए हुए था। मरियम कुर्सी पर निढाल बैठी आंसू बहा रही थी। सुनैना उसके कंधे के पास खड़ी उनसे कुछ कह रही थी। वो सबको नज़रअंदाज करती बरकफ्तारी से जॉन की चारपाई तक पहुंची। ऐसा लग रहा था दिमाग में तूफान के चक्कर चल रहे हैं। अब्बा! जैसे ही जॉन पर झुकी,
उनके वजूद की जंबिश से जैसे जान में जान आई। वो ठीक थे, लेकिन अफसुर्दगी से आंखों की पुतलियां छत पर जमाए हुए थे। हैरत से वो कमरे में मौजूद बाकी नफूस की तरफ पलटी। क्या हुआ? जो इन्हें नासमझी में बारी बारी सबके चेहरों पर निगाह उड़ाते हुए सवाल किया। गालबन सवाल इस वक्त मौजूद तमाम नफूस से ही था। अम्मा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? चंद कदम आगे बढ़ते हुए मरियम की तरफ तशवीश से देखते हुए इस्फसार किया। मरियम तो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। उसकी सिसकियां और पैन पूरे कमरे में गूंज रहा था। सुनैना, कोई बताएगा मुझे? पागल हूँ जो अकेले अकेले बंदे से पूछ रही जा रही हूँ। जूही ने झुंझलाकर रोती सुनैना को अपनी तरफ मोड़ा। उसकी पलकें और आंखें भीगी हुई थीं। जोवेद को पुलिस पकड़ कर ले गई है, रुंधाया लहजा था। क्यों? कैसे? सुनैना के जवाब पर उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। पेशानी पर तजस्सुस की जगह परेशानी की लकीरें थीं। चोरी की है दोस्तों के साथ मिलकर। सुनैना की आवाज़ मुश्किल हलक से बरामद हुई थी। जोई अपनी जगह साकिन रह गई। खबर ही ऐसी थी। अच्छा, तो ये वजह थी। वो आजकल रात गए तक घर से बाहर रहने लगा था। वो घर की जिम्मेदारियां संभालने में इतनी मगन थी कि कभी उसकी खबरगिरी ले ही नहीं। पता नहीं कब वो बुरी सोबत का शिकार हुआ और आज खामोशी कुछ लम्हे यूं ही निकल गई। अम्मा, परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। आमना का ख्याल आते ही जैसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसका भाई पुलिस में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था। क्या करोगी? मामला इतना आसान नहीं है जो तुम कुछ कर सकोगी। वो घूमकर अब मोबाइल के सिग्नल पूरे कर रही थी जब सुनैना की कब से आती आवाज़ पर उसके नंबर मिलाते हाथ वहीं थम गए। क्या मतलब? वजूद एकदम घूम गया। पेशानी पर तेवी चढ़ाए सवाल किया। सुनैना ने लम्हा भर को निगाहें चुराई। दोस्तों के साथ मिलकर जिस घर में चोरी की है, उनका बेटा गोली लगने से मर गया है। सुनैना ने घुटी सी आवाज़ में जैसे धमाका किया था। हाथ में पकड़ा मोबाइल एक लम्हे को काम किया। क- क्या कह रही हो? कांपती आवाज़ में बेयकीनी थी और खौफ था। हाँ, सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। सुनैना के जवाब पर दिल बैठ गया। बैठे दिल और कांपते हाथों से वो फिर भी आमना का नंबर मिला चुकी थी।